गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? चलिए सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 8वीं का सब्जेक्ट भूगोल पाठ 4 कृषि का अंतिम भाग हम लोग भाग 5 जो है पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि कृषि का विकास क्यों जरूरी है। और कृषि के विकास के साथ साथ हम लोग हमारे देश का एक किसान के बारे में पढ़ेंगे और अमेरिका के एक किसान के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही झारखंड की एक किसान महिला श्रीमती मंजू जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिन्होंने कैसे अपनी सफलता की कहानी जो है वो किस तरह से सफलता प्राप्त की उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए इस अध्याय का जो अंतिम कृषि पाठ का जो अंतिम अध्याय है उसको प्रारंभ करने से पहले आप लोग सभी मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें आप सभी का हृदय से स्वागत है। और साथ ही आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और अपना कमेंट भी देंगे कि आपको मेरे चैनल से किस प्रकार से लाभ मिल रही है। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं ये कमेंट्स शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी दे रहे हैं और यह कमेंट्स हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। तो इससे पहले थोड़ा सा हम लोग विवरण इस चूँकि अंतिम पाठ का अंतिम भाग है, पाठ 4 का कृषि का अंतिम भाग है, तो थोड़ा सा हम लोग समरी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पीछे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि हम लोग भाग 1 से लेके भाग 4 तक जो है जो चर्चा हम लोग किए थे उसमें कृषि आर्थिक क्रियाओं के बारे में जाने थे, जिसमें प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं के बारे में पढ़े थे। प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो हमें प्रकृति से उत्पादन एवं निष्कर्षण जो हम लोग प्रकृति से मिलता है, जिसके अंतर्गत में कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पालन, पशुपालन है ना, जंगल, पहाड़, ये सभी जो है हमारा प्राकृतिक या प्राथमिक क्रियाएं हैं। द्वितीय क्रियाएं में जब कृषि से हम कोई उत्पाद बनाते हैं, जैसे हम लोग धान है तो धान से हम लोग चावल उत्पन्न किए, चावल बनाए, तो वह द्वितीय क्रिया है। गेहूं से हम लोग आटा बनाए तो यह द्वितीय क्रिया है। तृतीय क्रिया में क्या है कि उस कार्य को करने में जो हमारे साधन शामिल होते हैं, क्रियाएं शामिल होती हैं, उसे हम लोग तृतीय क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको गेहूं से आटा बनाना है तो उसके लिए मिल चक्की चाहिए, मशीनरी चीज चाहिए, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए यातायात चाहिए, उसके लिए बैंक पैसा ये सब चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। इसके बाद हम लोग कृषि तंत्र के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग निवेश, प्रकर्म, निर्गत, निवेश के अंतर्गत में भौतिक निवेश और मानवीय निवेश। तो भौतिक निवेश वे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें कृषि करने के लिए मिलते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान, ढाल। और मानवीय निवेश में क्या है कि जो मानव के द्वारा कृषि में निवेश किया जाता है, जैसे बीज, रसायन, मशीनरी चीज, श्रम और भंडारण। कृषि कार्य को करने में जो हमारा प्रकर्म लगता है, जैसे जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई, है ना। उसके बाद निर्गत में जो होता है वो फसल आता है। इसके बाद हम लोग कृषि के प्रकार के बारे में पढ़े थे। कृषि के 2 प्रकार हैं, एक निर्वाह कृषि और दूसरा वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि में हम लोग पढ़े थे कि कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और निर्वाह कृषि को भी हम लोग 2 भागों में बांटे थे, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का मतलब हो जाता है कि इसमें किसान जो है साधारण और औजारों से खेती करता है, श्रम की प्रधानता रहती है, जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में किया जाता है ना। ये हम लोग गहन निर्वाह कृषि के अंतर्गत में रखे थे, जिसमें हम लोग का चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन इत्यादि फसलों का जो है गहन निर्वाह कृषि में यूज किया जाता है। उसके बाद आदिम निर्वाह कृषि जो है, जो आदिम निर्वाह मतलब जो बहुत सालों प्राचीन काल से जो है ये चलते आ रहा है, जिसमें से हम लोग स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि
चलवासी पशुपालन सम्मिलित था। स्थानांतरित कृषि में हम लोग पढ़े थे कि इसमें जो है जंगल को साफ करके, जंगल को काट के, पेड़ों काट के उसके पत्तों को जलाकर खाद के रूप में, और फिर वहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे। और जब वहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाती थी तो फिर उन लोग दूसरे यहाँ जंगल को साफ करके और वहाँ खेती करते थे। तो वह स्थानांतरित कृषि हो गया। और चलवासी पशुपालन का हो गया कि वह कृषि में पशुपालक अपने पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते रहते हैं, वो होता है चलवासी पशुपालन। इसके बाद हम लोग वाणिज्यिक कृषि आए थे। वाणिज्यिक कृषि मतलब वह कृषि जिसे बेचने के लिए, है ना, जो कृषि से उत्पाद जो उत्पन्न होता है उसे हम लोग बाजार में बेचते हैं, उसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। और वाणिज्यिक कृषि में जो है 3 प्रकार हम लोग पढ़े थे: वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में क्या होता है कि इसमें वाणिज्य के उद्देश्य से किया जाता है। खेतों का इसमें बड़ा आकार होता है, कम मानव श्रम लगता है, उच्च तकनीकों का प्रयोग होता है, उन्नत बीजों का उपयोग होता है, प्रति हेक्टेयर अधिक उपज जो है इसकी मुख्य विशेषता होती है। और मिश्रित कृषि में हम लोग पढ़े थे कि इसमें कृषि उत्पादन के साथ साथ पशुओं के लिए भी चारा, जैसे घास हो गया, पत्ता हो गया, है ना, ये कुछ ऐसे पशुओं के लिए जो है चारा की व्यवस्था के लिए जो हम लोग कृषि करते हैं वो साथ ही साथ चलता है। यानी कृषि का भी उत्पादन होता है और मनुष्य के लिए चारा भी मिलता है। इसके बाद रोपण कृषि हम लोग पढ़े थे, जिसके अंतर्गत में रबड़, कहवा, कोक, चाय, मसाले, नारियल का एकल फसल जो होता है वह रोपण कृषि के अंतर्गत में आता है। रोपण कृषि हम जिसको एक बार रोप देते हैं और बहुत सालों तक जो है उसका हम लोग उत्पादन का लाभ लेते रहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने विभिन्न फसलों के लिए भौगोलिक दशा के बारे में हम लोग पढ़े थे। भौगोलिक दशा मतलब हो गया कि जिस फसल को हम लोग बो रहे हैं, है ना, उसके लिए कौन सी अवस्थाएं जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आप जो है अभी हमारे झारखंड में जो है सेब की खेती, अंगूर की खेती, चाय की खेती बहुत कम, मतलब ना के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर अंगूर के लिए या फिर सेब के लिए जो अनुकूल वातावरण है वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम वैसी खेती हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, है ना, गन्ना हो गया, ये सब का खेती जो है वो बहुत अच्छे ढंग से होती है, क्योंकि जो खेतों के लिए जो वातावरण चाहिए, जो उसका अनुकूल परिस्थितियां चाहिए, वो हमारे पास उपलब्ध होती है। यानी किसी भी फसल के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां होती हैं उसे हम लोग भौगोलिक दशा कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग चावल, गेहूं, मिलेट, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी, चाय इत्यादि फसलों के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें चाय का जो है हम लोग विशेष चर्चा किए थे कि चाय जो होता है, चीन के राजा जो है जिनका नाम था, उनका नाम था ये सेननुंग। ठीक है, सेननुंग जो है वो पहली बार उनकी चाय का जो प्याला होता है उसमें कुछ पत्तियां गिर जाती हैं और गर्म पानी का जो है कलर चेंज हो जाता है, और जब उसको पीते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और तब से जो है चाय का प्रचलन चालू हुआ, है ना, जो आज पूरे विश्व में लोग जो है चाय पीते हैं। आज यहाँ तक हम लोग जो है भाग 1 से भाग 4 तक जो है हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग भाग 5 में कृषि विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो कृषि विकास जो है आप देखेंगे कि तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उसके लिए हम लोग को भोजन की भी आवश्यकता को बढ़ाना होगा। अगर मान लीजिए कि जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है कि उस जनसंख्या का भरण पोषण के लिए हमें कृषि की क्षमता को भी बढ़ाना होगा। जब कृषि की क्षमता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों को भी भोजन उपलब्ध हो पाएगा। एक बहुत ही रोचक जानकारी है कि अभी भी विश्व के बहुत सारे देशों में अभी खाद्यान्न जो है सही ढंग से मिल नहीं पाता है। लोग दिन भर में जो है एक बार ही उसे खाद्यान्न की उपलब्ध कराया जाता है, और सोच सकते हैं कि वह दिन भर में एक बार ही खाकर जो है अपनी
जीवन को चला रहे हैं। तो ज़रूरत है कि आज हमें कृषि के बारे में सोचने के लिए, तो इसके लिए हम लोग जो है कुछ पॉइंट बनाए हैं, और इसके लिए कृषि विकास के लिए, ताकि लोगों को भरपेट भोजन मिल सके, इसके लिए जो है कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि बोए गए क्षेत्र में विस्तार, यानी जो हम लोग कृषि का जो दायरा है, जो खेती बाड़ी करने का दायरा है, उसका हम लोग क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। दूसरा है सिंचाई की सुविधाओं में विस्तार। आज जो है सरकार जो है नहर के द्वारा, विशेष पानी टंकियों के द्वारा सिंचाई व्यवस्था जो है वो की जा रही है। बहुत ऐसे जगह पर नलकूप का जो है, बोरिंग का भी व्यवस्था सिंचाई के लिए किया जा रहा है। बहुत सारे किसान खुद ब खुद जो है मिलकर सामूहिक रूप से या एकल रूप से जो है वह बोरिंग के द्वारा अपनी सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं। फसलों की संख्या में वृद्धि। पहले लोग जो है एक ही प्रकार के एक ही फसल उगाते थे, लेकिन आज जो है साल भर में लोग जो है 3 से 4 फसल जो है, 3 से 4 नहीं, 2 से 3 फसल जो है साल भर में। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इतनी उन्नत तकनीक से जो है कृषि की जा रही है, जिसमें फसलों की संख्या में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। उर्वरकों का समुचित प्रयोग, यानी उर्वरक हमें कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, इसके लिए भी जो है प्रयास किया जा रहा है। ओछ उपज वाले बीजों का थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आज से 10-20 साल पहले जो है परंपरागत बीजों का इस्तेमाल होता था। यानी अगर किसान धान काट लिया, तो जो धान काट लिया उसी में से कुछ धान को वह अगले वर्ष के लिए जो है बीज के लिए, यानी रोपाई के लिए वो धान को घर में रख लेता था, जिसके वजह से दिन प्रतिदिन जो है उस बीजों का उत्पादन क्षमता जो है घटते जाती थी। यानी अगर हमको अगले साल फिर धान बोना है, जैसे अभी इस साल धान बो लिए, और अभी जब हम लोग कटाई करेंगे तो जो अच्छे धान होते हैं, किसान उसको छांट कर उसको अलग से जो है उसको ये कटाई करते हैं, और उसको फिर अगले साल के लिए उसको घर में रख देंगे। फिर जब अगला साल होगा तो फिर उसी धान को फिर वो बीन करके और फिर उसको रोपते थे। लेकिन अब जो है हम लोग के पास अब वो सिस्टम, जो परंपरागत बीजों की रखने की जो प्रथा थी वो खत्म हो गई। अब उसके जगह पर हाइब्रिड आ गया है ना। जैसे आप देखेंगे कि आपके घरों में भी जो है मकई का जो है अच्छे अच्छे बाल को घर में रख लेते थे, फिर उसी मकई को जो है नेक्स्ट बार जो है रोपा जाता था। लेकिन अब जो है वो स्थितियां बदल गई। अब किसान जो है वो पुराने बीज का इस्तेमाल ना करके नए हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह हाइब्रिड बीज जो है वह इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो बहुत ही बेजोड़ है और बहुत ही अच्छा है। ठीक है, पहले जो है लोगों के पास साल भर के लिए ठीक से खाने का जो है चावल नहीं हो पाता था, लेकिन आज जो है हाइब्रिड आ जाने से जो है लोग अब चावल का निर्यात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें हम उच्च उपज वाले बीजों का जो है प्रयोग किसान को करवाए। कृषि की मशीनीकरण। आज जो है देखिएगा कि पहले लोग जो है हल बैल से ही जो है सारा कृषि करते थे, लेकिन आप देखेंगे कि बहुत सारे किसान जो है ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। पहले लोग दवा छींटने के लिए बाल्टी में दवा घोल लेते थे और कीड़ों को मारने के लिए झाड़ी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब उसके जगह पर जो है आधुनिक मशीनें जो है आ गई हैं। और इस तरह से हम लोग कृषि का मशीनीकरण जो है, बहुत सारे कृषि बीजों को रोपने के लिए, कटाई के लिए, उसकी निराई के लिए जो है बहुत सारी मशीनें जो हैं वो किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें से दो चीज़ें हैं कि एक तो किसान जो है खुद उस उपकरण, जो बड़े किसान होते हैं, जो जिनके पास पूंजी होती है, वो खुद मशीनों खरीद लेते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा एक यंत्र बैंक, ठीक है, कृषि बैंक या यंत्र बैंक का जो है निर्माण किया गया है, जिसमें अगर आपको किसी भी मशीन की ज़रूरत है तो आप वहां पर जाइए और बहुत ही कम लागत में, ये बहुत ही कम किराए में आपको वो मशीन मिल जाएगा, और आप उसका फिर यूज कीजिए और फिर वहां पर जाके आप जमा कर दिए, यानी किराए में मशीन लेकर आप जो है यूज कर सकते हैं। उसके बाद है किसानों को अच्छी तरीके से प्रशिक्षण किया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो है कृषि विज्ञान केंद्र, यानी KVK है ना, कृषि विज्ञान
केंद्र जो है उसकी स्थापना जो है देहातों में की जा रही है, जिसके वजह से किसानों को कृषि करने की उन्नत तकनीकों के बारे में उचित प्रशिक्षण उन लोग को दिया जाता है, ताकि किसान लोग जो है कृषि से जो है समस्याएं या उन्नत कृषि से करने की तरीकों को बताया जाता है। जिसमें आज जो है आप देखेंगे कि पहले जो परंपरागत कृषि थी उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। पहले लोग जो है सिंचाई बहुत गलत ढंग से करते थे। आज जो है ड्रिप यंत्र के द्वारा जो बूंद बूंद करके जो है सिंचाई की जाती है। इससे बहुत सारे सरकार के प्रयास से जो है कृषि में सुधार आया है। तो इस तरह से जो है कृषि विकास के लिए जो है 6-7 पॉइंट जो है प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि कृषि का विकास हो, पैदावार हो और हमारे इस बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन व्यवस्था हो जाए। आप लोग इसे पॉज करके जो है ये पॉइंट को उतार लेंगे ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एक चर्चा करेंगे कि भारत का एक फॉर्म मतलब हो गया जहाँ खेती बाड़ी की जाती है। तो इसमें हम लोग एक उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है, जो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं। भारत का एक फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत के लोग कृषि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है, उसमें आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नीलाल इस गांव का एक छोटा सा किसान है। मुन्नीलाल एक किसान के बारे में है। इसके पास 1.5 हेक्टेयर जो है वो जमीन है, ठीक है। कि उर्वरक भूमि का एक फार्म है। वो अपने फार्म में भाड़े का ट्रैक्टर से जुताई करता है। वो ट्रैक्टर कैसे लाता है? भाड़ा से। और प्राय हम लोग के माता पिता भी जो है वो अपना ट्रैक्टर नहीं होता है, भाड़ा से ट्रैक्टर वो जुताई कर देता है और हम लोग घंटावार जो है और उसे हम लोग फिर पैसा देते हैं और उपज देने वाली बीज खरीदता है। और वो क्या करता है? वह बीज को खरीदता है, उपज अच्छी उपज खरीदता है। हम लोग ऐसे करते हैं, जो अच्छी उपज वाले हैं उसको हम लोग खरीदते हैं। समीप के खेत में लगे नलकूप से वो अपने खेत की सिंचाई करता है। इसके लिए वो पैसे देने पड़ते हैं, यानी भाड़ा से सिंचाई करना यानी जो मुन्ना लाल है, ये आपका मुन्ना लाल जो है वो बगल के नलकूप से वो सिंचाई करता है और उसके लिए वो क्या करता है? उसको भाड़ा देता है। वह वर्ष में सामान्यतः 2 फसलें गेहूं और चावल या दाल, जैसे गेहूं उग जाता है उसके बाद चावल या दाल उगाता है, यानी साल में 2 ही फसल। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस और 2 मुर्गियां भी है। वह पास के शहर के सहकारी भंडार में दूध बेचता है, यानी भैंस जो होती है, भैंस से जो दूध होता है वो पास के शहर का एक सहकारी भंडार है, वहां पर बेच देता है। वहां से मुन्नालाल को पशुधन के चारे, स्वास्थ्य एवं कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में सलाह मिलती है। और जब वहां जाता है तो जो दूध जहां हम लोग बेचते हैं वहां पर एक जो दूध बेचने वाले होते हैं या गाय भैंस पालने वाले होते हैं, उसको ये एक सलाह दी जाती है जिसमें आप अपने पशुओं के लिए कैसे चारे, उसका स्वास्थ्य और कृत्रिम गर्भाधान जो है कैसे करेंगे, उसके लिए सलाह दी जाती है। मुन्नालाल कभी कभी बैंक या कृषि सहकारी समिति से कृषि कार्य हेतु ऋण भी लेता है और वो कृषि के लिए क्या करता है? ऋण भी लेता है, ठीक है। ऋण भी लेता है। वह अपने उत्पादकों के निकट के शहर की मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण की सुविधा नहीं है और मुन्नालाल के पास क्या है? अगर वो ज्यादा हो जाएगा तो उसके पास भंडारण की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बाजार अनुकूल ना होने के बावजूद भी अपने उत्पादों को बेचना पड़ता है। अगर बाजार में सस्ता भी अगर जा रहा है तो वह मुन्नालाल मजबूरी पर जो है वो अपने फसल को जो उत्पाद है उसको वह मजबूरी पर बेचता है। जैसे अगर एक किसान जो है टमाटर उगाता है और अगर टमाटर की पैदावार ज़्यादा हो गई तो ऑटोमेटिक है किसान का जो है रेट कम मिलता है। अगर उसके पास भंडारण रहता तो वो कुछ दिन तक भंडारण करता और जब उसका फसल का जो है मांग जब बढ़ती, तेजी होता तो वह बेच सकता था। तो ये हमारे भारत का प्रायः, ये एक मुन्नालाल की कहानी नहीं है, प्रायः भारत की जितनी भी कृषि है लगभग कृषि का यही
हाल है, लगभग कृषकों के साथ यही हाल है। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, चूंकि एक विकसित और बहुत ही पॉपुलर देश है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। तो यहाँ का एक किसान है, मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य का एक किसान, जो होरन के पास 300 हेक्टेयर, इनके पास जो है 300 हेक्टेयर जमीन है, और मुन्नालाल के पास कितने हैं, 1.5 हेक्टेयर जमीन, और इनके पास 300 हेक्टेयर जमीन है। वह अपने फार्म हाउस में ही रहता है, और वो जहाँ खेती करता है वहीं पर रहता है। वह मुख्यतः मक्का, सोयाबीन, गेहूं और चुकंदर उगाता है। वह अपने खेत की मिट्टी की जांच समय समय पर प्रयोगशाला में भेज कराता है, जिससे उसको खेतों के बारे में, अपने मिट्टी के बारे में जानकारी मिल पाती है कि वह पोषक की क्या आवश्यकता है। तो वह क्या करता है, समय समय पर मिट्टी की जांच भी कराता है, ताकि उसको यह पता चल सके कि उसकी मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है ना, या फिर किस पोषक तत्व की मात्रा अच्छी है, तो उसके आधार पर वह खेती कर सकता है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वो आश्वस्त हो जाता है कि मिट्टी और जल इस फसल की आवश्यकता को पूरा करता है। जब वो पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि हाँ, अब हम मक्का बो सकते हैं, जिससे वहाँ पर जो है मिट्टी और जल की आवश्यकता को पूरा हो रही है, तब वो मक्का बोता है। पीड़कों पर नियंत्रण के लिए आधुनिक तरीकों से कीटनाशी का छिड़काव करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कीटनाशक का छिड़काव जो है हेलीकॉप्टर के द्वारा अपने खेतों पर कर रहा है। ये अमेरिका का एक चित्र है। यानी अगर वहाँ पर कीड़े भी लग गए तो उसके लिए हम लोग जो मशीन होता है, जो हाथ से छिड़काव करते हैं, वो नहीं होकर हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया जाता है। जो हॉर्न के पास एक कंप्यूटर भी है जो ग्रह से जुड़ा हुआ है, यानी हॉर्न के पास एक कंप्यूटर है जो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, और उसको यह जानकारी मिल जाता है कि कब वर्षा होगी और कब धूप उगेगा, या मौसम का कब हवाएं चलेगी, है ना, तूफान होता है। तो ये सारा चीज उसको अपने कंप्यूटर पर मिलते रहता है, जिसके अनुसार वो कीटनाशी व उर्वरकों की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। वो अपने खेतों में ट्रैक्टर, बीज बोने की मशीन, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर का उपयोग करता है। यानी जो हॉर्न है, जो अमेरिका का किसान हॉर्न है, उसके पास सभी अत्याधुनिक जो तकनीक है, ट्रैक्टर हो गया, बीज बोने का मशीन हो गया, समतलक मतलब समतल करने का, हार्वेस्टर हो गया, और थ्रेशर, जो हम लोग अक्सर किसान लोग क्या करते हैं कि बैल से जो है वो थ्रेसिंग करते हैं, धान को जो है मैसते हैं, और अमेरिका के जो किसान है उसके पास थ्रेसिंग मशीन है। ठीक है, आजकल आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे, अब हमारे देश में भी जो है किसान जो है भाड़े में थ्रेसर मशीन मंगाकर जो है अब वो धान को थ्रेसिंग करते हैं, और गेहूं। अब अनाज को फार्म हाउस से बने अनाज भंडारों में एकत्र करता है। अब देखिए इसके पास क्या है, अपना फार्म हाउस है, यानी यहाँ पर वो जो है भंडारण कर सकता है। हम लोग का भंडारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भंडारण कर सकता है, क्योंकि उसके पास उस तरह के अत्याधुनिक भंडार करने की मशीनें उसके पास है। भंडार में एकत्र करता है तो आवश्यकता अनुसार बाजार में भेजता है। वो भंडार करके रख दिया, और जब देखा कि हाँ अब इसका रेट बढ़ गया है, तब हॉर्न जो है अपने फसल को, जो उसका उत्पादन हुआ है, उसको वह ले जाके बेचता है, और यह व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसाय की तरह काम करता है, ना कि एक खेतीहर किसान की तरह। तो हमारे देश में जो है खेतीहर किसान के जैसा काम होता है, और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो व्यवसाय की नज़र में, है ना, ये काम होता है, और इसीलिए आज वह देश जो है वह विकसित के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि जिस देश में किसान उन्नत है, यानी अगर वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं उसको उपलब्ध है, तो वह देश ऑटोमेटिक जो है उन्नति की राह पर चलेगा। अब हम लोग यहाँ पर मंजू की सफलता की कहानी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मंजू बोबोंगा झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव बड़ा नंदा में रहती है। ठीक है, मंजू बोबोंगा
नाम है उसका, और वो पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड है। वहाँ पर एक छोटा सा गांव है, बड़ा नंदा में रहती है। उसके पास 0.5 एकड़ जो है वह जमीन है। 0.5 एकड़ की एक बाड़ी है और 1 हेक्टेयर का एक धान खेत है। और यह बाड़ी हो गया, बाड़ी तो आप लोग सभी जानते हैं, और 1 हेक्टेयर का एक धान खेत है। ठीक है, बाड़ी और धान खेत है। इन दोनों से उन्हें अपने परिवार के लिए अस्थायी आय हो जाती है। अपनी बाड़ी में वे शलजम, मिर्च, गाजर, पालक, पत्ता गोभी, फूल गोभी, टमाटर और बैंगन उपजाती है। ऐसा सब सिर्फ कुछ वर्ष यानी 2009 में शुरू हुआ था। यानी ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, ये 2009 की है। इसके पहले उनके पिता गंगाराम बाबोंगा पिछले 20 वर्षों से पारंपरिक कृषि करते आ रहे थे। वास्तव में वे खेती के लिए आधुनिक तरीकों से अनभिज्ञ थे। यानी उनके जो पिता थे जो खेती करते थे वो परंपरागत रूप से करते थे और आधुनिक तरीके से नहीं करते थे। और वे ये सब नहीं जानते थे कि कैसे बिचौलिए के बिना सीधे बाजार में अच्छे दामों पर उपज उत्पादन बेचे जा सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो किसान जो होता है वो अपनी फसल को, अपना जो गाड़ी कमाई होती है वो बेचता है किसको? व्यापारी को। और व्यापारी फिर जो है उसको बेचता है जनता के पास। अब क्या होता है, थोड़ा सा हम एक उदाहरण देखेंगे कि यहाँ व्यापारी जो है वो किस तरह से बिचौलिया काम करता है। मान लीजिए कि एक किसान जो है वो टमाटर पैदा किया, ठीक है, वो क्या करता है कि व्यापारी जो है, चूंकि हम लोग के पास भंडारण करने का कोई उपाय नहीं है, तो किसान उसको तुरंत बेचता है। और बेचने पर क्या होता है कि किसान बहुत सस्ते दरों पर, कि मान लीजिए कि वह किसान 5 रुपये प्रति किलो जो है व्यापारी के पास बेचता है, मान लीजिए। और यही व्यापारी क्या करता है कि अपना मुनाफा करके वह जनता के पास यानी बाजार में जो है उसी टमाटर को वह 20 रुपये केजी बेचता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ व्यापारी जो है, किसान मेहनत कर रहा है, जनता उसको खरीद रही है, लेकिन बीच में जो व्यापारी है वो मालामाल हो रहा है। ठीक है, यानी बिना मेहनत का व्यापारी जो है वो किसानों की गाड़ी कमाई जो है वो खा रहा है। अगर यह किसान डायरेक्ट जनता के पास बेचेगा तो इसे डायरेक्ट 20 रुपये, जो 5 रुपये केजी बेच रहा था वो डायरेक्ट 20 रुपये केजी होगा। एक देश है अमेरिका, जो कि अभी हम लोग चर्चा किए थे। वहां पर प्रत्येक किसानों के पास, प्रत्येक किसान का अपना एक बाजार, एक अपना दुकान है। और वो क्या होता है कि उस दुकान में एक हमारे झारखंड के ही एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो कि अमेरिका में रहते हैं। और वहाँ के अमेरिका की तौर तरीके, वहाँ का उन्नत तरीकों को वो अक्सर फेसबुक में डालते हैं। मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। अगर वो क्या बताते हैं, अच्छा वीडियो डाले हुए थे कि वहाँ के किसान किस तरह से अपने फसल को बेचते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर फसल को वो रख दिए, जो भी उसके पास ताजे आज उगे हैं उसको सवेरे रख दिए, वहाँ पर रेट लिख दिया गया। ठीक है, और वहाँ रेट लिखने के बाद जो है वो रखा हुआ है, उसको वहाँ कोई आदमी भी नहीं रहेगा, कोई किसान भी, कोई बेचने वाले। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि सब्जियों को बेचने के लिए एक स्पेशल व्यक्ति बैठा रहता है, लेकिन वहाँ उस टाइप का नहीं है। और वहाँ पर प्रति केजी रेट लिखा रहता है। आप अपने से सब्जी को उठाइए, तौलिए, और वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, और उस बॉक्स में जितना आपको खरीदना है उतना खरीद के फिर वो पैसा वहाँ रख दिए। तो अब है कि ये डायरेक्ट जो है किसान जो है वह डायरेक्ट जनता के पास पहुंच रहा है। यानी यहाँ पर व्यापारी नहीं है, बिचौलिया नहीं है, जिसकी वजह से डायरेक्ट मुनाफा जो है वो किसान को मिल रहा है। और यही होता है अमेरिका में। हम लोग क्या करते हैं, व्यापारी के आलू पैदा हुआ तो आलू को हम लोग व्यापारी के पास बेचते हैं, और व्यापारी फिर उसको जो है अधिक मुनाफा कमाकर उसको जनता के पास बेचता है, जिससे सीधा फायदा व्यापारी को होता है। लेकिन अमेरिका में सीधा फायदा एक किसान को होता है, वो डायरेक्ट जनता के बीच में ही वो अपना सब्जी बेचता है। तो ये स्थिति थी। सन 2008 में कृषि विज्ञान केंद्र यानी केवीके, जैसे कि हम लोग चर्चा किए थे केवीके के बारे में, ने जगन्नाथपुर में कार्बनिक कृषि का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन किया गया था। मंजू ने अपने पिता के साथ इसमें भाग लिया। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने मंजू की उत्सुकता को देखते हुए
1000 केचुओं के से उनकी मदद की और उन्हें वर्मी कंपोजिंग यानी केचुआ खाद बनाने और उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया। तो हम लोग साइंस में पढ़ चुके हैं वर्मी कंपोस्टिंग, जो केचुओं के द्वारा जो है कंपोस्ट किया जाता है, जो एक उन्नत खाद के रूप में जाना जाता है और ये केचुआ से होता है। वर्मी कंपोस्ट करने के बाद मंजू ने उसे अपनी बाड़ी में मटर छीमी के पौधों में डाला। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। मीठे स्वाद के कारण उसे आमदनी भी अधिक हुई। चूंकि मटर छीमी स्वादिष्ट था इसलिए लोग उसके मटर छीमी को ज़्यादा पसंद करते थे। इसके बाद मंजू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मटर छीमी के फसल की सफलता के पश्चात मंजू के परिवार ने मिश्रित खेती की शुरुआत की। पड़ोस की 0.5 हेक्टेयर की जमीन को लीज पर ले लिया। लीज मतलब होता है किराया पर लेना। साल भर के लिए जो है कुछ राशि देना होता है और वो साल भर के लिए जमीन आपका है। आप उसमें जो चाहें, जैसे चाहें, जिस तरह का फसल चाहें आप बो सकते हैं। कुल 12 प्रकार की सब्जियों की खेती होने लगी। अब देखिए 0.5 एकड़ लेकर फिर उसमें 12 प्रकार की सब्जियां होने लगी। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि वो अलग थी और यहाँ पर मिश्रित कृषि मतलब हो गया कि एक ही प्रकार का नहीं कि एक ही बारी में जो है आलू लगा दिए हैं। मिश्रित कृषि मतलब हो गया कि उसमें आलू भी लगाना है, टमाटर भी लगाना है, गोभी, मतलब मिश्रित बहुत सारी सब्जियां मिला के 12 प्रकार की सब्जियां खेती होने लगी। इसमें से 6 प्रकार की सब्जियों का उत्पादन निरंतरता के साथ होने लगा और परिवार की आय जो है 6000 रुपया प्रति माह बढ़ गई। यानी 6000 रुपया जो है प्रति माह, एक माह में वो 6000 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। मंजू के कदम यही नहीं रुके। उसने सारे गांव वालों को कार्बनिक खेती करने के लिए प्रेरित करना शुरू किया। अब उसके गांव के किसान खरपतवार को जलाने के बजाय वर्मी कंपोस्ट करने में लगे रहते हैं। यानी हम लोग जो क्या करते हैं, घास हो गया उसको सुखा के जला दिए, लेकिन वर्मी कंपोस्ट में क्या होता है कि उसको आपको गड्ढा में डाल देना है, वहाँ केचुआ डाल देना है। केचुआ उसको अपने जो है वर्मी कंपोस्ट करके उसे उन्नत खाद के रूप में तैयार कर देता है। इसीलिए केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। कभी पूछ देगा किसानों का मित्र कौन है, तो ये नहीं बोल देना कि फलना महतो है कि नहीं। किसानों का मित्र जो है वो केचुआ है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि किसानों का मित्र कौन है, तो लिख देगा केचुआ, है ना, फलना महतो, फलना व्यापारी, फलना, तो वो नहीं देखना है, केचुआ, है ना। इस कार्य के लिए मंजू को जिले का सर्वश्रेष्ठ महिला कृषक चुना गया तथा आत्मा यानी ATMA यानी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के द्वारा उन्हें 25,000 रुपये पुरस्कार के स्वरूप प्रदान किया गया। अब मंजू ने वर्मी कंपोस्ट बनाकर किसानों को बेचना भी शुरू कर दिया। इससे उनकी वार्षिक आय जो है 15,000 से 20,000 और बढ़ गई। यानी 15 से 20,000 रुपया जो है और बढ़ गया, जबकि वो सिर्फ खाद को बेच रही है। किसानों को उन्होंने प्रशिक्षण देना भी आरंभ कर दिया, जिससे उसे आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा भी मंजू को सर्वश्रेष्ठ आत्मनिर्भर महिला कृषक का पुरस्कार दिया गया। तो इस तरह से जो है हम लोग मंजू बोबोंगा के बारे में हम लोग पढ़े और सही मायने में उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से जो है कृषि करना सिखाया और उसे सरकार के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है उसे पुरस्कार भी दिया गया। तो इस तरह से आज हम लोग कृषि का जो है चैप्टर समाप्त करते हैं और इसके बाद जो है अभ्यास जो है यहाँ पर आपका अभ्यास है। तो इस अभ्यास को आप लोग सभी को बनाएंगे और बनाने के बाद मेरे व्हाट्सएप पर डालेंगे ताकि मैं उसे अच्छे ढंग से चेक कर सकूं और यह पता कर सकूं कि आपने कृषि से संबंधित भूगोल जो चैप्टर विषय है उसमें जो कृषि पाठ है उससे आप कितने सीख पाए। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो बहुत ही ज्ञानदायक लगा होगा। धन्यवाद।